नमस्कार दोस्तों, मैं अनिक गोयल आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना। ये सभी बिंदु हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और जो देश में महामारी फैली हुई है उसके लिए हमारी आपसे यही गुजारिश है कि सिर्फ सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है। तो आइए आज शुरू करते हैं। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आता है तल। किसी वस्तु का वह भाग जिसे छूकर हम उस आकृति का बोध करते हैं वह उस वस्तु का तल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो भी वस्तु अगर हम उसकी आकृति का पता लगाना चाह रहे हैं कि वह गोल है, चौकोर है या त्रिभुजाकार है, ठीक है, या बेलनाकार है, कोई भी किसी भी आकृति की हो, तो यदि हम इसे जब तक छुएंगे नहीं तब तक वह पता नहीं लग सकता, ठीक है। तो किसी वस्तु की आकृति का पता लगाने के लिए जब हम उसे छूते हैं तो हम अर्थात उसके हम तल को ही छूकर उसके आकृति का आभास करते हैं, ठीक है। अगला आता है तलखंड। वस्तु के तल के किसी खंड को तलखंड कहते हैं। यानी कि वस्तु का पता लगाने की, वस्तु की आकृति का पता लगाने के लिए हम तल के जिन जिन भागों को छूते हैं वह उसका तलखंड ही होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बिंदु एक ऐसी आकृति जिसकी न कोई लंबाई होती है न कोई चौड़ाई होती है, बिंदु कहते हैं। हमने क्या बताया, किसी भी आकृति, ठीक है, ऐसी कोई भी आकृति जिसकी चौड़ाई या लंबाई न हो वह बिंदु कहलाती है, ठीक है। यानी कि अगर हम एक पॉइंट लगा दिया हमने कहीं भी, या इंग्लिश में जब लिखते हैं कोई भी सेंटेंस तो उसे खत्म होने पर जो फुल स्टॉप लगाते हैं वह भी एक बिंदु ही होती है, ठीक है। इसका मतलब कि उसकी न तो चौड़ाई है न ही कोई लंबाई है, ठीक है, वही बिंदु कहलाता है। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में जितने भी टॉपिक, जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं वह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इन्हें जरूर से याद कर लें, ठीक है। रेखा दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति रेखा कहलाती है, ठीक है। जब दो बिंदुओं को आपस में मिलाया जाता है, ठीक है, ये दो बिंदु आपस में मिलाए जा रहे हैं तो इसे ही हम रेखा कहते हैं। इसमें लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती, ठीक है। देखिए, लंबाई है लेकिन चौड़ाई नहीं है कोई, और न ही कोई ऊंचाई दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेखा के प्रकार, ठीक है। रेखा के प्रकार में क्या आ जाएगा आपका, रेखा के प्रकार देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं रेखा के प्रकार में भी। पहला आता है सरल रेखा, ठीक है। दूसरा आता है वक्र रेखा, तीसरा समानांतर रेखा, चौथा क्षैतिज रेखा, पांचवा ऊर्ध्वाधर रेखा, छठवां असमानांतर रेखा और सातवां तिर्यक रेखा, ठीक है दोस्तों। इन 7 प्रकार का हम यहाँ पर बारी बारी से एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका सरल रेखा। वह रेखा जिसकी दिशा हमेशा एक सी होती है, ठीक है। वह रेखा जिसकी दिशा हमेशा एक सी होती है, चाहे वह राइट साइड हो चाहे वह लेफ्ट साइड हो, लेकिन एक ही दिशा में जब कोई सरल रेखा मूव कर रही होती है, ठीक है, वह कोई रेखा मूव करती है तो वह सरल रेखा कहलाती है। दूसरा है वक्र रेखा। वह रेखा जिसमें दिशा सदैव परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोल में भी पठार में ये चीजें बताई गई हैं। तरंगों को पढ़ेंगे जब आप भौतिक विज्ञान में जब तरंगों को पढ़ेंगे, ठीक है, तो तरंग वाले आपके अध्याय में यहाँ पर ही बताया जाएगा कि जो आपकी तरंगे हैं वो किस माध्यम में किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। तो यह जिग-जैग मोशन की तरह ही आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यह इसीलिए इसे वक्र रेखा कहते हैं। वक्र की आकृति का ये बनता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। अगला आता है समानांतर रेखा है। जब एक ही तल में दो या अधिक रेखाएं मिलती हैं, चाहे उन्हें किसी भी दिशा में बढ़ाया जाए, एक ही तल में ये दोनों रेखाएं, हमने यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी समझाया है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं
ठीक है, और एक निश्चित दिशा में आगे की ओर बढ़ रही है, चाहे वह राइट साइड हो चाहे वह लेफ्ट साइड। वह रेखा जो पृष्ठ पर बाएं से दाएं तरफ चलती है, एक्स अक्ष के समानांतर होती है। अगला आता है ऊर्ध्वाधर रेखा, जो वह रेखा जो पृष्ठ पर ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। ऊपर से नीचे की तरफ देखिए ये चल रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। वह रेखा जो पृष्ठ पर ऊपर से नीचे की ओर चलती है, ठीक है, और वाई अक्ष के समानांतर होती है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, यह ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। अगला आता है असमानांतर रेखाएं। वे रेखाएं, ठीक है, दो या दो से अधिक रेखाएं जो अंत की ओर एक दूसरे के पास आती हैं, मतलब जो इनका लास्ट पॉइंट है, पीछे की ओर जब ये रेखाएं, जब आगे की ओर नहीं, जब रेखाएं पीछे की ओर बढ़ती हैं, ठीक है, और जब एक निश्चित बिंदु पर आकर के मिलती है, तो वही क्या होती हैं, असमानांतर रेखाएं होती, ठीक है। नेक्स्ट है तिर्यक रेखाएं। जब एक सरल रेखा किसी दूसरी रेखा या रेखाओं को काटती हुई खींची जाती है तो उस रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। क्योंकि दो रेखाएं हमने यहाँ खींची हैं और इसको हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है, हमने इस लाइन को क्रॉस किया तो क्या हुआ, कट गई, ठीक है, अर्थात ये जो रेखाएं हमने थी जो ली हैं, खींची हैं, उन दोनों रेखाओं को हमने काट दिया है। इसका मतलब कि ये जो तिरछी रेखा है वही तिर्यक रेखा आपकी कहलाती है, ठीक है। अगला आता है आपका वक्र। किसी ऐसी रेखा जिसके प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा में किसी विशेष नियम से ही परिवर्तन होता है, ठीक है। हमने यहाँ चित्र एक बनाया हुआ है, लेकिन उदाहरण में जो दिया हुआ है हमने, देखिए उदाहरण के द्वारा भी हमने आपको समझाया कि यदि किसी बिंदु की दूरी एक नियत बिंदु से सदा समान रहती है तो बिंदु पर एक वक्र होता है जिसे वृत्त कहते हैं, ठीक है। यदि हम वक्र की परिभाषा देखें तो हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ वक्र के बनाने का बताया है कि हमने उदाहरण के द्वारा समझाया है कि वक्र किस तरह से बन रहा है। अगर हम वक्र को एक बिंदु से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो वह क्या होती है, एक निश्चित बिंदु पर क्या होती है, आकर के फिर से मिल जाती है वहाँ पर, तो उसे ही वृत्त कहते हैं। तो वृत्त भी क्या हो गया, एक वक्र ही कहलाएगा, ठीक है। रेखाखंड। अगला आता है हमारा रेखाखंड। रेखाखंड में क्या है, किसी भी रेखा के भाग को उस रेखा का रेखाखंड कहते हैं। इसके दो अंतः बिंदु होते हैं, ठीक है। किसी रेखा का भाग कोई भी है, यह दो रेखाएं हमने यहाँ पर खींची हैं, इसका क्या है, हमने दो बिंदु यहाँ पर ले लिए, यह रेखा का रेखाखंड कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका किरण। किरण तो आप जानते ही होंगे, अगर हमने फिजिक्स पढ़ा होगा तो फिजिक्स में रेस के बारे में पढ़ा होगा, वही यहाँ पर दिया गया है कि प्रकाश की किरण जो निकलती है, सूर्य की किरणें निकल रही हैं, बल्ब से जो प्रकाश बाहर निकल रहा है वो किरण के रूप में ही बाहर निकल रहा है, और एक सरल रेखा और सीधी रेखा में ही आगे की ओर बढ़ता है। तो वही परिभाषा भी हमने यहाँ पर उसी तरह से लिखी है कि रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, ठीक है, किरण कहलाता है, ठीक है। यानी कि किरण हमेशा हर जगह नहीं रहेगी। अगर हम किसी भी चीज़ को ढक दें या प्रकाश को हम क्या कर रहे हैं, सामने प्रकाश के सामने, कोई बल्ब के सामने कोई चीज़ रख दें तो प्रकाश दूसरी तरफ नहीं मिलेगी हमें। तो इसका मतलब कि वह एक अंत बिंदु के बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तो इसीलिए इसे किरण कहते हैं। कोण। यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो रेखा के परिक्रमण की माप को कोण कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जितने भी पॉइंट यहाँ बताए जा रहे हैं, मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसे जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर, एक सिरा स्थिर है, अब मैं जब अपना अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि कोण कैसे बनाया जाता है, ठीक है, गोला प्रकार के माध्यम से, चांदी के माध्यम से कैसे बनाया जाता है। यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई
अपने स्थिति में परिवर्तन करती है, ठीक है, अपनी स्थिति में यदि परिवर्तन कर रही है कोई रेखा तो वह रेखा का परिक्रमण कोण कहलाता है, ठीक है। इसके प्रकार भी हैं, इसको अलग अलग आधार पे विभाजित किया गया है। जैसे पहला प्रकार जो है ये किस आधार पर है, परिमाण के आधार पर। तो पहला प्रकार में परिमाण के आधार पर प्रकार का पहला पॉइंट है शून्य कोण। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। अथवा यदि किरण को घुमाए बिना इनकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां संपाती हो तो इस प्रकार बने कोण को शून्य कोण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो रेखा खींची है ये शून्य कोण को प्रदर्शित कर रही है। अगला आता है न्यून कोण। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। यानी ध्यान से देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिए अच्छे से कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहा जाता है। अगला आता है समकोण। वह कोण जिसका मान 90 अंश होता है उसे समकोण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसे जरूर से याद करिएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, यही परिभाषाएं परीक्षा में पूछी जाती हैं, ठीक है। अधिक कोण। वह कोण जिसका मान 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा हो वह कोण जिसका मान 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। देखिए 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा है, ये 114 डिग्री का यहाँ हमने कोण बनाया हुआ है। ऋजुरेखीय कोण अगला आता है आपका, यह इसलिए अधिक कोण कहलाएगा। यह ऋजुरेखीय कोण क्या है, जिस कोण का मान 180 अंश हो उसे ऋजुरेखीय कोण कहते हैं। मतलब एक सरल रेखा जो खींची जाती है तो वहाँ पर जो कोण बन रहा है आपका वह ऋजुरेखीय कोण कहलाता है। वृहत कोण। जिस कोण का मान 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा होता है उसे वृहत कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो कोण बना हुआ है, देखिए दोस्तों वृहत कोण, जिस कोण का मान 180 अंश से बड़ा हमने बताया और 360 अंश से छोटा होता है। देखिए यहाँ पर अगर आप इसे चांदे से नापेंगे, ठीक है, मुझे बता भी दे रहे हैं कि देखिए इस तरह से अगर हम इसे मेजर करते हैं, नापते हैं, तो यह नीचे की ओर क्या है 120 अंश का कोण बन रहा है। तो इसे निकालने का तरीका क्या है कि 240 कैसे आएगा, 360 में से हम 120 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 240 डिग्री। अर्थात यह 240 डिग्री का कोण जो है यह वृहत कोण है क्योंकि ये 180 अंश से बड़ा है और 360 अंश से छोटा है, ठीक है, इसीलिए इसे वृहत कोण कहते हैं। अगला आता है संपूर्ण कोण। वह कोण जिसका मान 360 डिग्री हो उसे पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए कोई भी एक सरल रेखा पर जब ऊपर की ओर हम देखते हैं, हमने बताया आपको अभी ऋजुरेखीय कोण, जो ऋजुरेखीय कोण है उसमें हमने बताया आपको कि जिस कोण का मान 180 अंश हो तो ऊपर की तरफ ये 180 अंश है और अगर ऊपर की तरफ 180 अंश है तो नीचे की तरफ भी 180 अंश होगा, यानी कि यह पूरा कोण मिला करके 360 अंश का हो गया, यानी कि एक वृत्त बन गया, ठीक है। तो इसीलिए इसे संपूर्ण कोण कहा जाएगा, ठीक है। यह था आपका परिमाण के आधार पर कि परिमाण के आधार पर कोण कितने प्रकार का होता है। अब आता है स्थिति के आधार पर। तो स्थिति के आधार पर देखिए दोस्तों, संलग्न कोण पहला आता है, संलग्न कोण या आसन्न कोण। ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष और एक उभयनिष्ठ भुजा हो, वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो। सेंटेंस आप पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप चित्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करिए, ठीक है। कि ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, उभयनिष्ठ यानी कि जो कॉमन हो, ठीक है, शीर्ष कॉमन हो उसका, और
एक उभयनिष्ठ भुजा यानी कि जो उसकी साइड जो उसकी भुजा है वो भी कॉमन हो, ठीक है। और वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है यानी जो साइड आपका कॉमन नहीं है वह उभयनिष्ठ भुजा यानी कि कॉमन साइड के विपरीत स्थित हो, ठीक है। हम इसे आइए चित्र के द्वारा भी आपको बताते हैं। देखिए कि यह जो रेखा खींची गई है यहाँ पर, ठीक है, कोण ABC और कोण DBC, ठीक है। यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, ये दोनों कोण क्या हो गए? आसन्न कोण हुए, ठीक है। यानी कि आसन्न कोण क्यों हुए? क्योंकि इसी बिंदु B से यानी कि जो बिंदु है आपका B वो क्या हो गया? उभयनिष्ठ शीर्ष है, ठीक है। और यह उभयनिष्ठ शीर्ष ही क्या कर रहा है? इन दोनों के बीच में विभाजन कर रहा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में विभाजन करने के कारण यह यहाँ पर दो कोण बना रहा है यानी कि दो आसन्न कोण बन रहे हैं, कोण ABD और कोण DBC, ठीक है। और BD उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन साइड जो है आपका उभयनिष्ठ भुजा जो है वो क्या है? BD है, ठीक है। BD जो है ऊपर भी है और ऊपर के एंगल को भी डिवाइड करना, नीचे के एंगल को डिवाइड करना, ठीक है। अगला आता है संपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग दो समकोण के बराबर हो संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। दो कोण जिनका योग दो समकोण के बराबर, दो समकोण यानी कि दो समकोण का अर्थ कितना हुआ आपका? 180 अंश के बराबर हो, ठीक है। 180 अंश के बराबर हो वह संपूरक कोण कहलाते हैं। इसे इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है कि इसी प्रकार एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा से किसी बिंदु पर मिले तो इस प्रकार बने संलग्न कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं, ठीक है। कोटिपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश या एक समकोण होता है एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री के कोण क्या होंगे? कोटिपूरक कोण होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? 90 अंश बना रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कोटिपूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। आखिरी दोस्तों हमारा जो टॉपिक है बिंदु है वह है आपका सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो उनके बीच बने कोण और उनके सम्मुख बने कोण को सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं? एक निश्चित बिंदु पर ही काटती हैं या एक ही बिंदु पर काटती हैं तो उनके बीच जो भी कोण बन रहे हैं वह सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण ही होंगे। अब यहाँ देखिए हमने बनाया है कोण AOC बराबर कोण DOB और कोण AOD बराबर कोण COB, ठीक है। ये क्या हो गया आपके? शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल इसे हम कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको कई बिंदु के बारे में आज अध्ययन कराया है, ठीक है। ये सभी टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन्हें जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको परीक्षा में कोई भी कठिनाई ना हो। सभी परिभाषाओं को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, ठीक है। और सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।